का अध्याय 11 भारतीय संविधान, उसके कल लेसन कंप्लीट हो गया था। उसके क्वेश्चन आंसर है भारतीय संविधान पाठगत प्रश्न। प्रश्न एक है, मूलभूत शब्द कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। यह एनसीईआरटी की पुस्तक जो है उसमें पेज 6 पे लिखा हुआ है। तो उत्तर है मूलभूत शब्द का अभिप्राय है मौलिक या आवश्यक। उदाहरण, यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। प्रश्न 2, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? ये भी तुम्हारी किताब के पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है। तो उत्तर है 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। तो अब 1990 में जो नेपाल में जो संविधान बनाया था तो वहाँ पे राजतंत्र की सरकार थी, लेकिन जब वापस नई सरकार बनी, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो वहाँ का संविधान भी क्या हुआ, नया बना। प्रश्न नंबर 3, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे भारत एक राज्य है, चीन एक राज्य है। और सरकार क्या करती है? ये कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनावों के द्वारा बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? ये पेज नंबर 14 पे है आपकी क्वेश्चन। पहला, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इसमें कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसके अंतर्गत कौन सा उल्लंघन हो रहा है? कौन सा संविधान का उल्लंघन हो रहा है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चौथा, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि अधिकारी महिला है तो भेदभाव हो रहा है एक तरीके से, तो इसमें कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? समानता के अधिकार का उल्लंघन। ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया था, वापस समझा दिया। प्रश्न नंबर 5, संविधान में मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। आपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि कर्तव्य कौन कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमारे मूल कर्तव्य, अब ऐसे तो 11 हैं लेकिन हम 5 पढ़ेंगे। प्रश्न 1 है संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य बोलो या मौलिक कर्तव्य एक बात है। तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना। चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। पांचवा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। अब है आपके पास चित्र आधारित प्रश्न। प्रश्न है कि मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है? ये आप देखिए, तो उत्तर है मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है, मतलब एक तेज तर्रार लड़का है। वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर सहपाठी को तंग करता है और शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा सजा दिलवाता है। मतलब जो मॉनिटर है वो एक चालाक सा लड़का है। प्रश्न 2, नीचे दी गई किसी परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? मतलब कौन सी परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? पहला है क, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। ख, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ग, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। तो इसका कौन सी परिस्थिति में आएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ख और ग वाला। जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है तो वह सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि मनमर्जी चला रहा है। दूसरा, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसकी किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। अगला प्रश्न नंबर 3, उपरोक्त चित्रकर्ता पट में लोग अल्पसंख्या हैं, बहुसंख्यक गुट द्वारा किए गए फैसलों में यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? ये एनसीईआरटी किताब पेज नंबर 8 पर है, ये आप अपनी बुक में देख लेना। तो उत्तर आ जाएगा लड़कियां अल्पसंख्या में हैं, लड़कियां मतलब संख्या कम है। दूसरा, लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहते हैं।
लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ में उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में आता है। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। प्रश्न 4, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते? ये आपकी पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये चित्र भी है। उत्तर, शबनम ने टीवी न देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर लिए हैं। इन अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए, शबनम ने उन प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा। तो टीवी देखने का नुकसान होता है, तो उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसने 2 अध्याय तैयार कर लिए और उसको बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर याद हो गए। मैं भी वही करती तो शबनम ने किया। अब है पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। प्रश्न 1 है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? उत्तर, संविधान की जरूरत ये उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो संविधान क्या करता है? ये उन आदर्शों को सूत्र में बांधने का काम करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा, ये ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके, और ऐसे नियम भी बनाता है जिसके माध्यम से शासकों के जो हाथों में जो सत्ता आ गई, मतलब ताकत आ जाती है, उसके दुरुपयोग को रोक सके। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके, और यह भी निश्चित करने का कार्य करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके। प्रश्न 2, नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्से को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान से लिया गया है। देखो, पहला कॉलम 1990 का नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका, दूसरा कॉलम है 2007 अंतरिम संविधान भाग 5 कार्यपालिका। अनुच्छेद 35, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी, और इसके अनुसार अनुच्छेद 37, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी मंत्री परिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है, क्यों? नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता। 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित है, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। दूसरा, हाँ, नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित हैं जो नेपाल की जनता चाहती है। ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और कल हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद। चलो और कर ही लेते हैं। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश न होता तो क्या था? जो चुने हुए प्रतिनिधि होते, अगर उनकी शक्ति पर अंकुश मतलब उन पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो क्या होता? तो क्या होता? 1, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते। दूसरा, वे किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। मतलब क्या करते? वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते, अपनी मनमर्जी चलाते, और वो किसी को डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। और तीसरा, वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, प्रश्न 4 से कल पढ़ेंगे।